जल्दी जल्दी वॉइस क्लियर है तो बताओ मेरे बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? वी आर गोइंग टू रिवाइज द इनकम अंडर द हेड सैलरी. We are going to start revision of income under the head salary. Anesthesia, why did you not attend today's face-to-face classes? फटाफट आप लोग लाइव आ जाओ भाई. चलो मैं एक बार ब्रॉडकास्ट मैसेज भी डाल देता हूँ. एक बार लोग धीरे धीरे आ रहे हैं. वॉइस क्लियर है ना? चलो भाई, अभी ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं. जितने लोग आए हैं उनके साथ स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे लोगों को मे भी नोटिफिकेशन नहीं भी मिला होगा. आप लोगों के भी कोई ग्रुप वगैरह होगा तो आप भी सेंड कर दो यार, सबको आने के लिए. इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चलो भाई, अभी थोड़ा लोग आ गए हैं. चलो चलो, ओके ओके ओके. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start a very important chapter for your exams. इधर से आप MCQ भी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, और एज वेल एज ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बड़ा चैप्टर भी है, बड़ा हेड भी है. सबसे पहला हेड आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी. आपको पता होगा जब आपको ये मेन लेक्चर्स इसके पढ़ाए गए हैं तब आपको 9 से 10 लेक्चर्स इसको कंप्लीट करने में लगे, और वो भी बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स थे, 2-2 आवर्स. लेकिन इसको इन शॉर्ट पूरे चैप्टर्स को मैं एक बार रिवीजन कराने वाला हूं आपको. और इसके बाद मैं एक बार ये भी करूंगा कि पहले थ्योरेटिकल स्टफ में सारा रिवीजन करा रहा हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग पे सॉल्व करा सकूं. ऐसा भी हम अरेंजमेंट कुछ करेंगे. लेकिन पहले आप पूरे चैप्टर्स का जो प्रोविजन है उसको अच्छे से रिवीजन कर लो भाई. सबसे पहले हम लोग क्या होता है, सैलरी हेड में क्या टैक्सेबल होता है. इंप्लॉयर, देखो मीनिंग में क्या लिखा है. इंप्लॉयर जब इंप्लॉय को पेमेंट करता है फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंप्लॉय टू द इंप्लॉयर, देन जो अमाउंट इंप्लॉयर इंप्लॉय को देता है इंप्लॉय की तरफ से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वह अमाउंट इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होता है. वह इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होता है. इंप्लॉय वह पार्ट टाइम इंप्लॉय भी हो सकता है और फुल टाइम इंप्लॉय भी हो सकता है. तब भी अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय को भी अगर एम्प्लॉयर की तरफ से पेमेंट मिलेगा तो ये भी इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा. एज वेल एज एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर आपका इंडिया में होगा तब भी आपका सैलरी अगर आप इंडिया में रहकर रिसीव कर रहे हो तो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा. और अब्रॉड में अगर आपका एम्प्लॉयर है तभी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा. इसके बाद से देखिए एक पावर नोट. आपको पता है मैंने हर जगह पे पावर नोट जो इंपॉर्टेंट बात है उसको पावर नोट बोल करके मैं आपको इंडिकेट करके रखा हूँ. इंपॉर्टेंट चीज, any payment is taxable under the head salaries only if relationship between the payer and payee is of the employer and employee, master or servant, principal or agent. ये तभी इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होता है कि जो पेयर है यानी एम्प्लॉयर, पेई जो है यानी एम्प्लॉय, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा. तभी ये जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया गया अमाउंट एम्प्लॉय को इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा. ये एकदम बेसिक सी बातें थी. इसके बाद से आप देखिए सैलरी का, जैसे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन आपसे कई बार एमसीक्यू में पूछता है मेरे बच्चों कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है. सैलरी का चार्जिंग सेक्शन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम अंडर द हेड सैलरी. तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, सेक्शन 15. ये एमसीक्यू में भी रहता है, तो आपको इसको अच्छे से याद करके रखना होगा.
बेसिस ऑफ चार्ज, चार्जेबिलिटी सेक्शन ऑफ द इनकम अंडर द हेड सैलरी कौन सा है? सेक्शन 15। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन यहाँ पर ड्यू और अर्लियर ऑफ ड्यू और रिसीट बेसिस, whichever is earlier. Salary is taxable on due और receipt, whichever is earlier, मतलब ड्यू पहले होगा तब टैक्सेबल होगा, रिसीट पहले होगा तब टैक्सेबल होगा। दोनों में से जो इवेंट पहले होगा, ड्यू और रिसीट whichever is earlier, उसके बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल होता है। याद रखेंगे, सैलरी ड्यू और रिसीट whichever is earlier के बेसिस पे टैक्सेबल होता है। ये एडवांस जो सैलरी है ना, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, एडवांस सैलरी, अगर पहले ही हमने सैलरी ले लिया है तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस। आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि एडवांस सैलरी जो है वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगा कि रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगा, तो आप रिप्लाई क्या करेंगे? रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। अरियर्स इन सैलरी, जो अरियर्स सैलरी है, अरियर्स सैलरी किसको बोलते हैं? एम्प्लॉयर की तरफ से सैलरी अभी तक मिला नहीं है एम्प्लॉय को, तो अरियर्स सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होता है, एडवांस सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। प्लीज ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से याद रखना आपको। क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद से देखिए आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। मैंने आपको पढ़ाया था, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी भी मैंने आपको बता रखा है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी भी आपको बताया गया। सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है ना? एंड एवरीवन इज अटेंडिंग, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडिंग दिस क्लासेस। मैंने आपको बोला आपके जो फ्रेंड्स अब तक क्लास में नहीं शामिल हुए हैं उनको आप जरूर से इन्फॉर्म करो कि भाई लाइव क्लास में आ जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाद में। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन अर्लियर ऑफ, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन अर्लियर ऑफ ड्यू और रिसीट बेसिस। If employee forgo his salary, it does not mean that the salary so foregone is not taxable. मैंने आपको सरेंडर ऑफ सैलरी और फॉरगोइंग ऑफ सैलरी दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी अगर करता है, फॉरगो कर देता है, जानबूझ करके एम्प्लॉयर से सैलरी लेता ही नहीं है, तो अगर फॉरगो करता है फिर भी वह टैक्सेबल होगा। अगर वह अक्रूड हो चुका है ना, यहाँ पर सच वेबर इज ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ द इनकम एंड, ये क्या हो जाएगा? फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, फॉरगो ऑफ सैलरी डज नॉट मीन दैट द सैलरी सो फॉरगोन इज नॉट टैक्सेबल। जो सैलरी खुद के इच्छा से एम्प्लॉय छोड़ देगा एम्प्लॉयर के पास, फिर भी वो टैक्सेबल होगा बिकॉज़ वो अर्न हो चुका था। लेकिन सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है? सरेंडर ऑफ सैलरी ये आपका टैक्सेबल नहीं होता है, ये टैक्सेबल नहीं होता है। ये आपका सरेंडर ऑफ सैलरी इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड सैलरी। ये सरेंडर ऑफ सैलरी सैलरीज एक्ट एग्जम्प्टेड, ये बताया गया आपको। सो आपको ये याद रखना है। एक छोटा सा चीज आपको, सैलरी पेड टैक्स फ्री, सैलरी पेड टैक्स फ्री। आपने कभी ऐसा देखा है ना, आपको पढ़ाया भी गया ये चीज, मैंने कुछ पर्टिकुलर सिटीज का नाम भी आपको बताया था। मान लीजिए ऐसा है ना, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रहा है, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रहा है वो टैक्स फ्री सैलरी है। टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी अगर बोल के मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा रियली में टैक्स फ्री है, उसका टैक्स पेमेंट हो रहा है बट एम्प्लॉयर उसका टैक्स का पेमेंट कर रहा है। मैंने आपको एक टॉपिक पे पढ़ाया था कि कितने पर्टिकुलर सिटीज है जहां पर एम्प्लॉयर को एक प्रोविजंस में ऑप्शंस दिया गया है कि आप सैलरी को डिडक्ट करके, इनका सैलरी से टैक्स डिडक्ट करके आप रख लो फिर सैलरी। तो सैलरी पेड टैक्स फ्री जो होता है ना, इसमें ऐसा नहीं कि टैक्स लगता ही नहीं है, इसमें टैक्स लगता है बट एम्प्लॉयर भरता है। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें भी टैक्स लगता है लेकिन भरता कौन है टैक्स का पैसा? वो एम्प्लॉयर वो टैक्स का पैसा देता है। बात समझ आ रही है क्या? लोन और एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी, अगर मान लो कोई पीपल सैलरी के अगेंस्ट में ना लोन ले रहा है, सैलरी के अगेंस्ट में लोन ले रहा है, एडवांस सैलरी लेगा तो वह टैक्सेबल होगा, लेकिन सैलरी के अगेंस्ट में लोन लेना और एम्प्लॉयर को बोलना ना कि मैं आप मेरे सैलरी से धीरे धीरे आप इसको डिडक्ट करते रहिएगा और मैं आपको लोन चुका दूंगा, तो ये टैक्स्ड एज सैलरी नहीं होता है। अगर आपने लोन लिया है ना सैलरी के अगेंस्ट में या एडवांस अगेंस्ट सैलरी आपने लिया लोन, तो ये नॉट टैक्स एज सैलरी होता है। क्लियर है मेरी बात ना? इसके बाद छोटी छोटी चीजें, एम्प्लॉयर बियर द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर बियर द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। इनकम इक्वल टू सैलरी इनकम प्लस टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन हिज सैलरी।
Tax paid by employer on non-monetary perquisites exempted under section 10 subsection 10 double C and hence deductible to employers. Tax paid by employer on non-monetary perquisites. टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ये एग्जम्प्टेड टू एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर अगर टैक्स पे करता है। और ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, लोन और एडवांस के अगेंस्ट लेगा तो ये टैक्सेबल नहीं होता। अब आ जाइए इस पॉइंट पे। प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी, प्लेस वेयर सर्विस आर रेंडर्ड। प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया होगा, प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया होगा, प्लेस ऑफ पेमेंट इंडिया होगा। इसको एक्रू इन इंडिया बोला जाएगा, यस, और टैक्स इंडिया में देना होगा, बिल्कुल। प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया है, प्लेस ऑफ पेमेंट अब्रॉड है, एक्रू इन इंडिया हुआ है, यस, तो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, टैक्सेबल इन इंडिया होगा। हेलो अमित। इसके बाद प्लेस ऑफ सर्विस अगर इंडिया है, प्लेस ऑफ पेमेंट, पेंशन फॉर सच सर्विस इज पेड अब्रॉड। उसने सर्विस इंडिया में दिया है लेकिन उसका पेंशन अब्रॉड में रिसीव हो रहा है और उसको एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, सो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, टैक्सेबल इंडिया में होगा, टैक्सेबल इंडिया में माना जाएगा। इसके बाद से लीव अर्नड इन सर्विस, लीव्स अर्नड इन सर्विस इन इंडिया, लीव्स छुट्टी के दिनों का लीव्स की अर्निंग्स, लीव सैलरी फॉर सच लीव इज पेड अब्रॉड, अब्रॉड में पे किया जा रहा है, एक्रू और अराइज इंडिया में माना जाएगा क्योंकि लीव अर्नड इन कहां पर है, इंडिया में, तो टैक्सेबल इन इंडिया होगा। यहां पर आपको बताए गए हैं, देखिए ध्यान से, डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर सच पर्पस, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर कैलकुलेशन और कैलकुलेटिंग एग्जम्पशंस, एग्जम्पशंस कैलकुलेट करने के लिए सैलरी का डेफिनेशंस, एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए सैलरी का डेफिनेशंस, देखो ना यहाँ, डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर सच पर्पस, बेसिक सैलरी प्लस डीए व्हेनेवर डीए इज पेड, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन और टर्नओवर। ये कब होता है, इन सारे केसेस में होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, डेफिनेशन ऑफ सैलरी हम लोग का ये है, लेकिन ये सारे केसेस में ग्रेचुइटी फॉर अदर केसेस, एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, लीव सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इन सभी सिचुएशन में सैलरी का डेफिनेशन ये होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। इसके बाद आरएफए के, मैंने आपको बताया था ना, सभी पर्पस के लिए सैलरी अलग होता है, तो ये सारे सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुइटी फॉर अदर केसेस, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ द ग्रेचुइटी कवर्ड फॉर कवर्ड एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, ग्रेचुइटी फॉर द कवर्ड एम्प्लॉय लोगों के लिए ये होता है, और अदर्स लोगों के लिए ये सारा, मतलब इन सारे सिचुएशन के लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर होता है। याद रखेंगे आप लोग सारा एकदम इन शॉर्ट, पूरा चैप्टर्स को, एक्ट को आप रिवीजन कर रहे हो यहाँ पर। इसके बाद आरएफए के लिए सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, आपको याद है ना, आप जब सम्स करते हो कि सबसे बड़ा सैलरी का जो डेफिनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन सबसे बड़ा है, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन सबसे बड़ा है। अच्छा भाई, सभी लोग आ गए क्लास में, ओके ओके ओके। देखिए यहाँ पर सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या, बेसिक सैलरी है, बीएस मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस एनी कमीशन बोनस एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बट एक्सक्लूड, इसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड रहते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन वाले सैलरी में, एक्सक्लूड द एग्जम्प्टेड अलाउंस, इसमें एक्सक्लूड रहता है, मेडिकल अलाउंस एग्जम्प्ट रहता है, टैक्सेबल परक्यूजिट्स अंडर सेक्शन 17, टैक्सेबल जो भी परक्यूजिट्स तो इसमें से हटा ही रहता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 का, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एनी पेमेंट फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर डिबेंचर वारंट अंडर स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये सभी इसमें से एक्सक्लूडेड रहता है। इसको हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन का डेफिनेशन बोलते हैं। रिवीजन कर लो, प्रैक्टिकल सम्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है भाई, बताऊंगा मैं कब करना है। फिर देखो exceptions to section 9 subsection 1 clause 3, salary paid by government of India to citizen of India, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सिटीजन ऑफ इंडिया को सैलरी दे रहा है, चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर सर्विस देने के लिए,
ड्यू टू अक्रू और अराइज इन इंडिया उसको माना जाता है। अरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रहा है, चाहे आप रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया में दे रहा है या इंडिया के बाहर दे रहा है, उसको ड्यू टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ही बोला जाएगा वैसे सैलरी को। However, allowance और perquisites paid then is exempted, और इसका जो allowance और perquisites ऐसे सैलरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब देती है तो वो exempted होता है, exempted उसको बोला जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ सैलरी एंड देयर टैक्सेबिलिटी। सैलरी के कौन कौन से कंपोनेंट हमेशा टैक्सेबल होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस रेट से टैक्सेबिलिटी होता है, कितना एग्जम्प्टेड होता है, ये सभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। बच्चों एकदम क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? यहाँ तक में आप अपना बुक्स भी ओपन करके सामने रखा करो। मैं तो बोलूंगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स को भी सामने ओपन करके रखा करो, या आप बाद में भी मिला सकते हो कि ये सारा चीज उसमें है कि नहीं। जो आज रिवीजन हुआ एक बार बाद में सामने रखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन भी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग वेरी फास्ट। सो आप जैसे क्लास खत्म होता है आप इंस्टीट्यूट का बुक निकालो, बोलो कि आज हमने जो पढ़ा ये सब चीज उसमें कवर हुआ है क्या। साथ में उस चैप्टर को आप रिवीजन करने की कोशिश करो। एक दिन में तो ये पूरा रिवाइज नहीं हो पाएगा, 2 दिन कम से कम इसमें समय लगेगा। इसमें किसी को डाउट है क्या बच्चों? प्लीज टेल मी, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करने के लिए बोल दो यार सब लोग। एक मैसेज करने में क्या ही पैसा लगेगा। नो डाउट, नो डाउट। ओके 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 ओके, धन्यवाद। चलो भाई, कंपोनेंट ऑफ सैलरी एंड देयर टैक्सेबिलिटी, ये ना ऑलवेज टैक्सेबल। मैं बता रहा हूँ ना, इससे ना जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना, आपका एमसीक्यू तो गलती होने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। सारे प्रोविजंस आपके दिमाग में रहेंगे, सारे प्रोविजंस। और ये जो शॉर्ट रिविजन्स के जो पीडीएफ्स है ना, ये भी आपको अवेलेबल कर देता हूँ एप्लीकेशन से। ये ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस, फी एंड कमीशन, एन्युटी फ्रॉम एम्प्लॉयर, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी और पेंशन रिसीव्ड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम, ये ऑलवेज टैक्सेबल होता है। बेसिक सैलरी, डीए, डीपी, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस, फीस एंड कमीशन, एन्युटी फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो ये ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं, ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं। फिर देखो यहाँ पे एनुअल कंट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा, एनुअल कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू क्रेडिट बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, टैक्सेबल अमाउंट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अबव 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अबव 12% क्या होता है? टैक्सेबल होता है। देखिए, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक क्या है? 12% तक, 12% तक आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्टेड है। हम लोग सम्स करते वक्त माइनस करके भी लिखते थे। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अबव 9.5% टैक्सेबल है। मतलब 12% तक ये क्या है अपना? एग्जम्प्टेड है, और ये 9.5% तक अपना क्या है? एग्जम्प्टेड है। क्लियर है? एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी जिस ईयर में आप एडवांस लोगे उसी ईयर में टैक्सेबल होगा, बिकॉज एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस और अरियर्स ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस। और अरियर ऑफ सैलरी जिस ईयर में अक्रूड होगा, जनरेट होगा, उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। अभी भी पढ़ा के आया था ये। पार्टनर को अगर सैलरी दिया जाता है, ये पीजीबीपी हेड में भी आपको मैंने बताया, रिविजन्स भी कराएंगे पीजीबीपी हेड का। तो सैलरी टू पार्टनर नॉट टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। अगर पार्टनर को सैलरी दिया जाता है तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। पार्टनर को दिया गया सैलरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। याद है ना आपको? बोनस, बोनस टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस होता है, रिसीट बेसिस। फिर क्या बोला? इफ नॉट टैक्स्ड अर्लियर ऑन ड्यू बेसिस, बोनस ड्यू बेसिस पे अगर टैक्सेबल नहीं हुआ, ड्यू बेसिस पे अगर बोनस टैक्सेबल नहीं हुआ है तो बोनस टैक्सेबल होगा आपका रिसीट बेसिस पे। सैलरी और पेंशन फ्रॉम यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से अगर सैलरी मिलेगा तो ये एग्जम्प्टेड होता है, एग्जम्प्ट होता है। यूएनओ से मिला हुआ सैलरी और पेंशन क्या होता है? एग्जम्प्टेड होता है। यूएनओ से मिला हुआ सैलरी और पेंशन क्या होता है? एग्जम्प्टेड होता है। अब आ जाइए ये लिस्ट, मजेदार लिस्ट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलाउंस एंड इट्स टैक्सेबिलिटी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलाउंस एंड इट्स टैक्सेबिलिटी।
ये जो लिस्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये फुल्ली टैक्सेबल वाले लिस्ट है, फुल्ली टैक्सेबल। ये जो लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फुल्ली टैक्सेबल लिस्ट है। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ओवर टाइम अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, सीसीए सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस आप नाम सुने हो ना, सीसीए का, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। थोड़ा सा वेट कर लो, 30 सेकेंड। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस सीसीए फुल्ली टैक्सेबल है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। टिफिन और लंच अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। इंटरिम अलाउंस ड्यूरिंग द ईयर कुछ अदर अलाउंसेस मिलते हैं, फुल्ली टैक्सेबल है। प्रोजेक्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। वार्डन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। ये सब पूरी लिस्ट है जो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब ये अलाउंसेस अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की तरफ से मिलता है जिसमें किसी भी तरह का एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेप्ट हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिलेगा तो वह एग्जम्प्टेड है। कितना एग्जम्पशन मिलेगा हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को आगे चल के मैं बता रहा हूँ। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, एनी अदर कैश अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। ये जो है ना फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस, फुल्ली एग्जम्प्टेड, ये जो अलाउंसेस पढ़ने जा रहा हूँ येलो बॉक्स में ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है। देखो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस मिलते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस मिलते हैं फुल्ली एग्जम्प्टेड। कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड है, कंपनसेटरी सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस जज लोगों को मिलते हैं फुल्ली एग्जम्प्टेड। यूएनओ जो अलाउंस देता है फुल्ली एग्जम्प्टेड है। अलाउंस पेड बाय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एम्प्लॉय इंडिया के बाहर हमारे डिप्लोमेटिक मिशन पे काम कर रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, उनको जो अलाउंसेस इंडिया गवर्नमेंट दे रही है फुल्ली एग्जम्प्टेड है। ये फुल्ली एग्जम्प्टेड वाले लिस्ट। और ये देखो भाई, ये एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। टैक्सेबल एचआरए कितना होता है? एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट एचआरए। जितना एचआरए मिलता है, हम लोग सम्स भी किया इसके ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मेन लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, सभी के पास मेन लेक्चर्स में आप लोगों को कराया गया है ना। एचआरए रिसीव्ड में से एग्जम्प्टेड एचआरए को माइनस करेंगे, एग्जम्प्टेड एचआरए को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। कैसे भाई? सर एग्जम्प्टेड एचआरए कितना होगा? एग्जम्प्टेड एचआरए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड। याद है ना? अमाउंट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फॉर ऑक्यूपाइड पीरियड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड प्लस 10% ऑफ सैलरी। और यहां पर तीसरा नंबर में आपका क्या था? 50% ऑफ द सैलरी फॉर 50% ऑफ द सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज, और 40% ऑफ द सैलरी इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज। इन तीनों में से 1, 2 और 3, इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा, कई बार तो ये लिखने आ जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, एचआरए का ये रूल लिखने आ जाता है आपको। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड एचआरए। एग्जम्प्टेड एचआरए क्या होगा? बिंग लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 होगा। सेक्शंस भी याद रखो यार, सेक्शंस भी याद रखो इसके। कैसे एग्जम्पशन मिलेगा? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फॉर द ऑक्यूपाइड पीरियड, फिर उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 50% ऑफ द सैलरी इन केस ऑफ, और सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए क्या होता है? सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए अभी अभी मैंने बताया था, ये रहा सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन टर्नओवर।
basic plus DA forming part of retirement benefit plus commission on turnover is the salary for the purpose of HRA. तो मेरे बच्चों ये सैलरी यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगा और 50% इन केस अब, और इस तीनों में से जो स्मॉलेस्ट अमाउंट आएगा, लिस्ट अमाउंट होगा, वही एग्जम्प्टेड होगा, उसको एग्जम्प्टेड कर दो, टैक्सेबल अमाउंट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अदर कंडीशंस देखिएगा, अदर कंडीशंस ये अदर कंडीशंस लिखा, सैलरी सिर्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का ही कंसीडर किया जाएगा, जितना दिन वह प्लेस ऑक्यूपाइड था उसी का सैलरी कंप्यूट किया जाएगा। एडवांस सैलरी और अरियर्स सैलरी नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एचआरए एग्जम्पशन। एचआरए एग्जम्पशन कंप्यूट करने के लिए एडवांस सैलरी, मतलब हम लोग जो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए जो मैंने बताया, उसमें कभी एडवांस सैलरी और अरियर्स सैलरी आपने देखा क्या है? क्या उसमें एडवांस और अरियर्स? बिल्कुल नहीं है। तो एडवांस और अरियर्स सैलरी उसमें रहता नहीं है, तो इसमें इतना ही है। अब आ जाओ भाई इधर, अब आ जाओ देखिए स्पेशल अलाउंस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। एग्जम्पशन अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, ये भी आप पढ़े, मैं तो जो बता रहा हूँ ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को, आप अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट ओपन कीजिएगा, मिलाइए कि ये सर सारा ये टॉपिक सर रिवीजन में आज कवर किए हैं क्या, कुछ रह जाएगा तो आप जरूर हमें बोले। एग्जम्पशन डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय। एग्जम्पशन मतलब ये आपका जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा। कन्वीनियंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च एंड ट्रेवलिंग्स एंड द ट्रांसफर अलाउंस। लोअर ऑफ एग्जम्पशन कितना होता है? लोअर ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब जितना अमाउंट एक्सपेंडिचर किया और जितना मिला उस दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उतना ही एग्जम्पशन होगा, इसके बाद एग्जम्पशन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये वाला में क्या आपने पढ़ा था? कन्वीनियंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस मतलब असिस्टेंट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड फिर उसके बाद से आपका रिसर्च अलाउंस, ट्रेवलिंग एंड ट्रांसफर अलाउंस। इसमें क्या होता है? अलाउंस रिसीव्ड और अमाउंट एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेड व्हिचएवर इज लोअर उसको हम लोग लेते हैं। ये आपका एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड। Postal expenditure allowance 300 per month per child, maximum for 2 child. Transport allowance 3200 per month only for handicap. Transport allowance मैंने आपको ऊपर में बताया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? एग्जम्प्टेड होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय लोगों के लिए क्या होता है? एग्जम्प्टेड होता है। और कितना एग्जम्प्टेड होता है? 3200 पर मंथ ओनली फॉर हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड एम्प्लॉय लोगों के लिए एग्जम्प्टेड होता है। फिर इसके बाद अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही जॉब करते हैं, इनके लिए कितना अलाउंसेस होता है? 70% ऑफ द अलाउंस रिसीव्ड और ₹10,000 व्हिचएवर इज लोअर। अरे भाई कुछ ऐसे भी तो एम्प्लॉय होते हैं ना जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के जो एम्प्लॉइज होंगे उनको एग्जम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा? ₹10,000 और 70% ऑफ द अलाउंस व्हिचएवर इज लोअर। ₹10,000 और 70% ऑफ द अलाउंस व्हिचएवर इज लोअर, उनको इतना मिलेगा। ट्राइबल और शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एरिया अलाउंस 200 पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ है, 800 पर मंथ। इसके बाद आइए इधर exempt allowance to chairman और member of UPSC। UPSC क्या है भाई? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। exempted allowance in case of serving chairman of UPSC and member of UPSC। value of rent free official residence, value of LTC।
वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और इनको भी जो आपका समट्री अलाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, इनका आपका एग्जम्प्टेड होता है। नेक्स्ट आपका एग्जम्प्टेड अलाउंस इन केस ऑफ रिटायर्ड चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, इनका कितना है? वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल टेलीफोन कॉस्ट, रेसिडेंशियल टेलीफोन कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, नंबर ऑफ फ्री कॉल अप टू ₹1500 पर मंथ, 1500 रुपया पर मंथ तक का एग्जम्प्टेड फ्री कॉल सही है, उसके बाद के टैक्सेबल होते हैं। इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है ना। अब नाउ परक्यूजिट्स एंड देयर टैक्सेबिलिटी, परक्यूजिट्स एंड देयर टैक्सेबिलिटी। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिएगा, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑफिस डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। भाई आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, यू आर एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और आप उस कंपनी में जॉब करते करते, आपने उस कंपनी में जॉब करते करते उस कंपनी के जॉब को कंप्लीट करवाने के लिए अपने पास से कुछ रुपए खर्च किए, और बाद में वही रुपए आपको कंपनी रिम्बर्स कर रही है। रिम्बर्स मतलब कंपनी आपको दे रही है। तो यह क्या परक्यूजिट्स है, फैसिलिटीज है? नहीं, आपने ही तो अपना पैसा, नॉट अ परक्यूजिट्स, दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज द परक्यूजिट्स। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज वर्क। तो ये रिम्बर्समेंट इज द सेकंड ओकेजन, एंड इसको हम लोग परक्यूजिट्स बोलते हैं। ये आपका परक्यूजिट्स इसको नहीं कंसीडर किया जाता, दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज द परक्यूजिट्स। लीगल ओरिजिन अगर इसका होगा, परक्यूजिट्स विल बी टैक्सेबल ओनली इफ इट हैज अ लीगल ओरिजिन, लीगल ओरिजिन होगा तब ये टैक्सेबल होगा। देन आपका टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, परक्यूजिट्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये बच्चों याद रखोगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताया था कि टैक्स फ्री सैलरी थोड़े ना होता है, टैक्स फ्री सैलरी नहीं होता है। एम्प्लॉयर उस सैलरी के ऊपर टैक्स देता है, व्हाट एम्प्लॉय को टैक्स फ्री होकर के मिलता है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी के ऊपर अगर टैक्स दे रहा है, एम्प्लॉयर टैक्स भर रहा है आपका, तो वह जो अमाउंट टैक्स का भरता है ना, वो अपने पास से देता, आपसे तो मांगता नहीं है, वो आपके हैंड में ना परक्यूजिट्स कंसीडर किया जाएगा। दैट मींस एम्प्लॉय के हैंड में उसको परक्यूजिट्स कंसीडर किया जाएगा। ये क्लियर है क्या? परक्यूजिट्स एंड देयर टैक्सेबिलिटी, छोटा छोटा चीज अभी मैं बता रहा हूं, ये क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, ये क्लियर है क्या? इसके बाद जल्दी बोलो बच्चों, यस सर, यस सर, ओके। आज ही किताब निकाल के इंस्टीट्यूट का पूरा मिलाना है आप लोगों को, बहुत सारा है, देख लो। इसके बाद मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस एंड पेरेंट्स। मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड का मतलब कौन कौन रहेगा? स्पाउस, पता है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, फिर बच्चे और उनके स्पाउस, और पेरेंट्स। चिल्ड्रन इंक्लूड स्टेप चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड भी रहेगा और एडॉप्टेड चाइल्ड भी इंक्लूड रहेगा। चिल्ड्रन born out of multiple birth after first child will be treated as one child only. Children born out of multiple birth after first child will be treated as one child only, and the exemption will be available for both such child. नहीं समझा मेरे बात को? अरे बच्चा, पहला जो बेबी हुआ ना, पहला बेबी हुआ किसी का, तो वह एक हुआ, दूसरा बार एक साथ दो हुआ, तो जो दोनों होगा ना एक साथ, उसको एक ही मतलब कंसीडर किया जाएगा, तीन नहीं कंसीडर किया जाएगा। समझ रहे हो? और यहाँ पर चिल्ड्रंस में इलिजिटिमेट सन, इलिजिटिमेट मतलब चाइल्ड्स को नहीं कंसीडर किया जाता, जो इलीगल तरीके से आए। सब समझता है तुम लोग? इसके बाद देखो, ये आरएफए में रेंट फ्री एकोमोडेशन में हमने आ गया अभी तक। रेंट फ्री एकोमोडेशन में मैं आ चुका हूँ, रेंट फ्री एकोमोडेशन में मैं आ चुका हूँ। आरएफए याद रखिएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है,
और उसको रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन मिल रखा है। अनफर्निश्ड, फर्निश्ड के ऊपर बाद में बात करते हैं ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसको कितना वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स उसके ऊपर, मतलब उसको कितना रुपया तक का फैसिलिटीज, एंड परक्यूजिट्स इज टैक्सेबल होता है, पता है आपको, तो कितना परक्यूजिट्स उसको कंसीडर किया जाएगा, लाइसेंस फी के बराबर, लाइसेंस फी ऑफ दैट अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के बराबर, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के जो लाइसेंस फी होगा उसके बराबर। नेक्स्ट, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा है भाई। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा है। अगर अगर ये बहुत अच्छा से मैंने टेबल एकदम चार्ट एकदम पहले से याद है तुम लोगों को, याद रखो। हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का भी अपना भी तो घर हो सकता है ना। जैसे मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और आप लोग 4-5 लोग हमारे एम्प्लॉय हो, आप सभी लोगों को मैंने रेंट फ्री एकोमोडेशन, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दे रखा है, और उस घर जो है ना मैंने रेंट पे लेके नहीं दिया, वो मेरा खुद का अपना फ्लैट है, खुद का अपना फ्लैट है, मतलब जो हाउस है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। तो परक्यूजिट्स कितना माना जाता है, और मैंने सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए आपको ऑलरेडी बताया था, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए आता हूं, एक बार फिर से दिखाता हूं, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए। मेरे बच्चों एक बार रिवीजन कर लो इसको, जरूरी हुआ, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए ये रहा, ये पढ़ लो ना एक बार इसको। बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस एनी कमीशन प्लस बोनस प्लस एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बट एक्सक्लूड, ये सब एक्सक्लूड वाला पढ़ लो। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन का सैलरी का डेफिनेशन है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का सैलरी का डेफिनेशन है। चलिए चलिए भाई, तो आपने देख लिया ना, या और अगर उस सिटी की पॉपुलेशन जहां पर ये रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है लेस देन 10 लाख है, अगर जिस सिटी में ये रेंट फ्री एकोमोडेशन एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया, उस सिटी की पॉपुलेशन, अगर सिटी या टाउन की पॉपुलेशन का 10 लाख से कम है, तो परक्यूजिट्स का वैल्यू क्या होगा, 7.5% ऑफ द सैलरी, और सैलरी वही वाला सैलरी जो अभी डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ाया वही वाला। अगर हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर and rent free accommodation is provided by the employer to the employee of that house or population of the city or town is more than 10 lakh but less than 25 lakhs, 10% of the salary। और अगर सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ द सैलरी, अगर सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है देन 15% ऑफ द सैलरी, देन कितना, 15% ऑफ द सैलरी। क्लियर है क्या मेरी बात, देन 15% ऑफ द सैलरी। इसके बाद देखिए, और अगर अगर ये घर रेंट पे ले रखा है एम्प्लॉयर, ऐसा भी तो है ना, एम्प्लॉयर बहुत बहुत अच्छा पर्सन है, वो अपने एम्प्लॉय लोगों को चाहता है कि हम रेंट फ्री एकोमोडेशन दे, और वह जो रेंट फ्री एकोमोडेशन उनको प्रोवाइड किया वो खुद रेंट पे लिया, उसका ओनर वह नहीं है, मतलब हाउस इज रेंटेड और लीज्ड बाय द एम्प्लॉयर, देन लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी lower of the following will be the taxable perquisites, 15% of the salary or actual lease or actual lease or rent paid by the employer, whichever is lower will be the taxable perquisites। अगर एम्प्लॉयर ने ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जी और एनजी का मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों, जी और एनजी का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों बच्चों, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों। अगर एकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया गया है, if the accommodation is provided in hotel, then 24% of the salary और एक्चुअल होटल चार्जेस पेड बाय द होटल, मोटल सब कुछ आएगा इसमें, तो एक्चुअल होटल चार्जेस पेड और 24% ऑफ द सैलरी व्हिचएवर इज लोअर विल बी द टैक्सेबल परक्यूजिट्स। याद रहेगा क्या आपको बच्चों मेरे, याद रहेगा क्या?
यहाँ पे आ जाइए आप। पावर नोट है आपके लिए। If stay in hotel less than or equal to 15 days on his transfer from one place to another, अगर मान लो 15 दिन, मान लो मुंबई से कोलकाता ट्रांसफर कर दिया एम्प्लॉय को कंपनी ने, तो 15 दिन आते आते तो वो कोलकाता में अपना फ्लैट नहीं खोज लेगा ना। तो 15 दिन या 15 दिन तक, 15 दिन से लेस या 15 दिन तक का होटल में रहने के लिए दे रहा है चार्जेस। एम्प्लॉयर बोला जाओ होटल में 15 दिन रहो और 15 दिन में फ्लैट खोजो, तो उसको परक्विजिट्स नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसको परक्विजिट्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, याद रहेगा ना, ठीक है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी मैंने पढ़ाया आपको, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक एम्प्लॉय जो मुंबई में ऑलरेडी काम कर रहा था, मुंबई में था, मुंबई में उसको घर दिया गया था और वहां से उसका ट्रांसफर हो गया दूसरे सिटी में, वहां पर भी उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया गया, तो दोनों टैक्सेबल होगा क्या? देखो, हाउस इज गिवन एट 2 प्लेसेस ऑन ट्रांसफर अप टू 90 days, मतलब 3 months, ओनली वन ऑफ हाउस हैविंग लोअर परक्विजिट शैल बी टैक्सेबल। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? अगर दोनों जगह पे उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है ना एम्प्लॉय को, तो जहां पे लोअर परक्विजिट्स होगा 90 डेज तक एक ही टैक्सेबल होगा। आफ्टर 90 डेज, 90 डेज बीत गया, फिर भी दोनों जगह पे उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने देकर रखा है, देन वैल्यू ऑफ बोथ हाउस शैल बी टैक्सेबल एज परक्विजिट्स। तब 90 डेज के बाद दोनों ही घर टैक्सेबल परक्विजिट्स के तौर पे टैक्सेबल होगा। फिर वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड एकोमोडेशन, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे अनफर्निश्ड घर का पढ़ रहे थे। फर्निश्ड एकोमोडेशन होगा तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हो जाएगा, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लिया जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इज इन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, मतलब अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट्स कितना होगा? अनफर्निश्ड घर का टैक्सेबल परक्विजिट्स जो अभी पढ़ाया हूं आपको 7.5%, 10% और 15%, अभी पढ़ाया था ना आपको, इस पेज में देखिए 7.5, 10% और प्लस उसके ऊपर देना पड़ेगा क्या? प्लस उसके ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ पे 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का फर्नीचर होगा तो। और अगर एम्प्लॉय का फर्नीचर हुआ तो तब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इन केस ऑफ अनफर्निश्ड, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स इन केस ऑफ द अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्लस लीज और रेंट पेड फॉर हायरिंग द फर्नीचर। एम्प्लॉयर तब हायर करके देगा तो हायर चार्जेस भी क्या हो जाएगा? परक्विजिट्स कंसीडर किया जाएगा। फिर रेंट पे, मतलब ये दोनों में ये वाला लाइन ले करके, रुक जाओ मैं दूसरे कलर से डालता हूँ इसको, ये वाला लाइन ले करके और प्लस इसमें एक बार ये होगा अगर खुद का फर्नीचर होगा एम्प्लॉयर का तो, और खुद का नहीं हुआ तो रेंट पे लेगा, तब ये पहला बॉक्स और फिर ये बॉक्स लेना, मतलब ये दोनों में एडेड होगा। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नॉट टैक्सेबल। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जाता है, मतलब रेसिडेंस प्रोवाइड किया जाता है, नॉट टैक्सेबल होता है। रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड टू एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट मतलब अरे एमपी लोगों को, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस दिया जाता है, नॉट टैक्सेबल होता है उनके लिए, नॉट टैक्सेबल। ये लोग अपना टैक्स नहीं लगाएगा ना, नॉट टैक्सेबल है। इसके बाद देखो, अब आपको ये जो साइड का है ना, ये साइड वाला, इसको आपको कल के सेशन में कवर करेंगे क्योंकि इतना कम सेशन नहीं हुआ आपका। इतना जो सेशन आपने लिया है ना, अगर आप इसको बुक्स में अपने बुक्स को ओपन करो और बुक्स के ओपन करने के बाद जाकर के उसको देखो ना, तो आपको एक लंबा चीज आज रिवीजन करना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा ना कि 1 घंटा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर लो और आज ही उतना को जल्दी आप लोग खुद से भी एक बार रिवीजन कर लो और इफ पॉसिबल कॉपी पे लिखते हुए चलो कुछ जगह पे, मतलब आप एक अपना रिटन नोट्स भी रेडी रखो जिसको आप एग्जाम्स के बिफोर आप रिवीजन करो। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं अपने। ठीक है बच्चों,
कल इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, सेम चीज को कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है, नो सर, नो सर, लेकिन रिवीजन कर लो, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको। थैंक यू एवरीवन।